Hello friends, my name is Pooja Karayat. Welcome back to my channel Science with Pooja Karayat. This is my second video on chapter Atoms and Molecules and आज का जो टॉपिक है वो है Laws of Chemical Combination. So ये जो Laws of Chemical Combination एस्टेब्लिश हुए ये हुए एक्सपेरिमेंट होने के बाद ही. तो जो सबसे पहला लॉ है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये लॉ दिया था 1774 में. फ्रेंच केमिस्ट थे जिनका नाम था एंटोइन लेवोइसे. ठीक है, फ्रेंच केमिस्ट थे ये. एंटोइन लेवोइसे. सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन अ केमिकल रिएक्शन अ मास इज नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. ठीक है, मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी उसमें मास जो है आपका वो कंजर्व रहेगा. मास का कोई लॉस नहीं होगा. ना तो मास को आप क्रिएट कर सकते हो ना ही आप मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हो. ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट. टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट. सो जैसा कि हम जानते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में जिन एलिमेंट्स के कंबाइन होने से नया सब्सटेंस बनता है उन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स. और ये जो नया सब्सटेंस बनेगा इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट. ठीक है, तो जब टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट की बात करी जाती है तो आपको ये नहीं देखना कि आप सॉलिड का ही मास लोगे या आप लिक्विड का ही मास लोगे, आप सिर्फ गैस का ही मास लोगे. रिएक्टेंट का जो भी स्टेट है, फॉर एग्जांपल अगर ए और बी को मिला करके सी बनता है, सी और डी बनता है, तो ए का स्टेट मान लो सॉलिड है, बी गैस है. सी सॉलिड है, डी गैस है. तो ऐसा नहीं है आप डी गैस है तो ऐसा नहीं है आप कि सॉलिड का मास ही देखोगे, सॉलिड का मास और सॉलिड का मास कंपेयर करोगे. आपको लेना है टोटल मास. तो ए का मास बी का मास टोटल करो, मान लो 10 ग्राम आता है तो आपका प्रोडक्ट भी 10 ग्राम का होगा. ठीक है, और जहाँ ये प्रूव हो जाता है कि रिएक्टेंट, जहाँ ये साबित हो जाता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास बराबर है, वही एग्जाम्पल हमारा इस लॉ को सपोर्ट कर देता है. ठीक है, अब देखेंगे हम एग्जाम्पल से. तो मैं इसमें एग्जाम्पल लेती हूँ कैल्शियम कार्बोनेट का. कैल्शियम कार्बोनेट का जब कैल्शियम कार्बोनेट डीकम्पोज होता है तो आपका बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि जब 100 ग्राम का कैल्शियम कार्बोनेट डीकम्पोज होता है तो आपका 56 ग्राम का तो 44 ग्राम आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनती है. अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? आपको हमेशा ये ध्यान रखना है रिएक्टेंट के मास को और प्रोडक्ट के मास को देखो कि इक्वल है या नहीं है. तो कैल्शियम कार्बोनेट हमारा रिएक्टेंट है, यहाँ पे इसका मास 100 ग्राम है. यहाँ पे दो प्रोडक्ट है, दोनों का जब मास टोटल किया तो वो भी 100 ग्राम आया. यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का मास इक्वल है. ये भी 100 ग्राम, ये भी 100 ग्राम. हो गया वेरीफाई. फर्स्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो कहता है मास इज नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट विल रिमेन सेम इन अ केमिकल रिएक्शन. तो ये एग्जांपल हमारा सपोर्ट करता है इस लॉ को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को. अब दूसरा एग्जांपल लो. दूसरा एग्जांपल कहता है कि जब सोडियम कार्बोनेट इथेनॉइक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? सोडियम इथेनॉइड बनेगा. सोडियम इथेनॉइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस
एंड वाटर। ठीक है, तो ये क्योंकि इन दोनों के कंबाइन होने से ये प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो ये मेरे रिएक्टेंट्स है ना, और ये नए सब्सटेंस बने इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, तो इनको मैं प्रोडक्ट कहूँगी। ठीक है, अब क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पे है या नहीं ये हमें देखना है। ठीक है, जब 5.3 ग्राम का सोडियम कार्बोनेट 6 ग्राम के इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो आपका 8.2 ग्राम बनता है सोडियम इथेनॉइड, 2.2 ग्राम आपका बनती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और 0.9 ग्राम आपका फॉर्मेशन होता है H2O का। चलो चेक करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास। रिएक्टेंट का टोटल मास है 11.3 ग्राम, यस और नो, है ना, 11.3 ग्राम है। अब प्रोडक्ट का मास देखो 8.2 और 2.2 10.4, 10.4 और 0.9 11.3 ग्राम, यानी मास का कहीं पे लॉस नहीं हुआ। जितना रिएक्टेंट का मास था उतना ही मास प्रोडक्ट का है। इट मीन्स इन दिस रिएक्शन ऑल्सो मास इज कंजर्व्ड। तो ये एग्जाम्पल भी इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करता है। हो गया हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लिखोगे कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को? पहले आप स्टेटमेंट लिखना, उसके बाद ये दोनों एग्जाम्पल लिख देना। ठीक है, सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैसे लिखोगे आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अ मास इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। इतना लिखने के बाद आपको जो दोनों एग्जाम्पल मैंने अभी समझाए हैं आपको वो एग्जाम्पल लिख देने। तो ये हो गया आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब आते हैं सेकेंड लॉ पे, जो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। चलो पहले मैं इसकी स्टेटमेंट लिख देती हूँ आपको, फिर मैं आपको एग्जाम्पल, पहले स्टेटमेंट बताऊंगी उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगी। A chemical compound always consists of same element combined together in the same proportion by mass। तो ये लॉ कहता है ए केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास। अब इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। मैं एग्जाम्पल लेती हूँ वाटर का। वाटर इज अ कंपाउंड, हम सभी को पता है वाटर इज अ कंपाउंड। तो जो वाटर है वो सेम एलिमेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही बनता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा कोई तीसरा एलिमेंट नहीं दिखेगा आपको। अब वाटर को लिखते कैसे हैं? H2O से, यानी 2 एटम्स हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन का। एक हाइड्रोजन एटम का मास होता है 1U, तो 2 हाइड्रोजन एटम का मास कितना हुआ? 2U। एक ऑक्सीजन एटम का मास होगा 16U। तो इनका रेशो क्या है? इनका रेशो हुआ 1:8। 1:8 का यहाँ पर ये मतलब है, ये जो 1 ग्राम का हाइड्रोजन है इसको वाटर बनाने के लिए 8 ग्राम ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ठीक है, मतलब हमेशा एक ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। अगर 3 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है, अगर 3 ग्राम हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन 8 ग्राम है, 8 ग्राम ऑक्सीजन है, तो ये क्या है? 1 ग्राम हाइड्रोजन ले लेगा 8 ग्राम, और जो 2 ग्राम हाइड्रोजन बचा वो अनरिएक्टिव है, वो वैसे के वैसे ही है। और अगर ये 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है, इसको वाटर बनाने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए? इसको चाहिए 3 ग्राम 1 ग्राम को जब 8 चाहिए तो 3 ग्राम को कितना चाहिए? 3 × 8, यानी 3 ग्राम हाइड्रोजन को चाहिए 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो जाना चाहिए, है ना। एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करती हूँ मैं आपको, ताकि आइडिया आपका और क्लियर हो जाए। ये एक बाउल है वेजिटेबल का। इस बाउल से आप सिर्फ 2 रोटी ही खा सकते हो। अगर आपके आगे 6 रोटी रख दी जाए
खा तो आप 2 ही पाओगे ना, इस बाउल के साथ तो 2 ही खा पाओगे। 6 रोटी रखी है तो भाई और बाउल दो, और सब्जी के बाउल दो, तभी खाओगे आप बची हुई रोटियाँ, ठीक है। नहीं तो इतने बाउल के साथ तो 2 ही खाई जाएगी। बाकी जो 4 बची, 6 में से 2 आपने खा ली, बाकी जो 4 बची वो अनरिएक्टिव है, मतलब किसी ने नहीं खाई, वो वैसे की वैसी पड़ी है। अब इस एग्जाम्पल को जो मैंने आप बताया, इस एग्जाम्पल को जो मैंने आपको दिखाया, ये एग्जाम्पल आप इसको इस क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखना। एग्जाम्पल है, कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है या जब कार्बन को एयर में बर्न किया जाता है तो बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड। अभी एक्सपेरिमेंट है, 3 ग्राम का जो कार्बन है वो 8 ग्राम के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 11 ग्राम का कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो अगर इस 3 ग्राम के ऑक्सीजन को 50 ग्राम का ऑक्सीजन दे दिया जाए, मतलब इस 3 ग्राम के कार्बन को अगर 50 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया जाए तो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी? अरे भाई, सब्जी इतनी है, इतनी तो रोटी खा पाएगा। तो सब्जी इतनी है, इतनी सारी रोटियों में से वो इतनी ही तो रोटी खा पाएगा, बाकी वैसे की वैसी पड़ी रहेंगी। तो ये जो 3 ग्राम है ये 50 ग्राम ऑक्सीजन में से 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा, और जो 42 ग्राम आपका ऑक्सीजन बच गया है ये अनरिएक्टिव है एटमॉस्फेयर में। इससे प्रूव होता है, इस एग्जाम्पल से प्रूव होता है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन के अलावा कुछ नहीं है, ठीक है, और इनका रेशो फिक्स है। इनका रेशो कितना है? इनका रेशो है 3:8। क्या है? 3:8। इसका रेशो क्या है? 3:8। कैसे है रेशो फिक्स? मैं बता देती हूँ। कार्बन का मास कितना होता है? 12 यूनिट, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन एक एटम है, तो एक कार्बन का मास कितना है? 12 यूनिट। एक ऑक्सीजन का मास, हाइड्रोजन वाले वाटर वाले एग्जांपल में हमने किया था, एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16 यूनिट। तो 2 ऑक्सीजन एटम है ना, 2 ऑक्सीजन का मास कितना हो गया? 32 यूनिट। अब इनका रेशो निकालो, 4 3 ज़ा 12, 4 8 ज़ा 32, 3:8। यानी ये रेशो फिक्स्ड है कि 3 ग्राम का कार्बन 8 ग्राम के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, तब जाके आपका 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। इसी एग्जांपल से आपके दोनों लॉ वेरीफाई हो रहे हैं। कैसे? देखो, 3 8 11 ग्राम का रिएक्टेंट और 11 ग्राम का प्रोडक्ट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और रेशो फिक्स्ड है, 3:8 है, रेशो जो है फिक्स्ड है, मतलब एलिमेंट सेम है। कार्बन डाइऑक्साइड में हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन से ही मिलके बनेगा, और इनका रेशो भी फिक्स है जो कि है 3:8। सो आई होप ये दोनों लॉ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।